नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा राजस्थान कक्षा 6 की अपन कंप्लीट बात कर चुके हैं। कक्षा 6 में आपका जो बाघ फर्स्ट चलता है, कक्षा 7 में बाघ सेकंड चलता है और कक्षा 8 में हमारा राजस्थान का बाघ थर्ड चलता है। तो कक्षा 6 में जो 10 चैप्टर हैं उसकी बात अपन कर चुके हैं। आज इस लेसन में अपन शुरू करते हैं कक्षा 7 में आपका जो बाघ सेकंड है हमारा राजस्थान बुक का, उसको अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, कक्षा 10 में आपको 10 चैप्टर दे रखे हैं। उसमें आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर 5 जो चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर वन वन्य जीव और संरक्षण, दूसरा है खनिज और ऊर्जा संसाधन, तीसरा है कृषि एवं सिंचाई, चौथा है राजस्थान में कृषि विपणन और पांचवा जो चैप्टर है राजस्थान में व्यापार। ये जो 2 चैप्टर हैं ये छोटे छोटे चैप्टर आपको दे रखे हैं और इन थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है, तो अपन सभी की देखिए बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 चैप्टर का प्रोवाइड होने वाला है। तो आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपको दे रखा है वन वन्य जीव एवं संरक्षण। तो देखिए, आपको इसमें राजस्थान में कुल जो क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो 10% भाग पर वन है। हालांकि जो 2010 में वन नीति जारी की गई थी उसमें टारगेट रखा गया था कि 20% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन राजस्थान इस आंकड़े को नहीं छू पाया है। केवल 10वें भाग पर ही राजस्थान में वन है। राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन क्षेत्र तो चूरू जिला इसका आंसर होगा। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में राजस्थान के वनों को विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है वह आपका आरक्षित वन क्षेत्र कहलाता है। और आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत पशु चराने में लकड़ी काटने के ऊपर प्रतिबंध रहता है। दूसरा है राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन कितने हैं, तो 1/3 भाग के ऊपर आरक्षित वन है। वह वन क्षेत्र क्या कहलाता है जहां पर कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति दी जाती है, तो उसको अपन सुरक्षित वन क्षेत्र की श्रेणी में रखते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग पर सुरक्षित वन है, तो 50% से भी अधिक भाग के ऊपर सुरक्षित वन है। ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने और लकड़ी काटने के ऊपर किसी भी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है, तो उसको अपन अवर्गीकृत वन क्षेत्र की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो भौगोलिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भाग में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो कि आपका पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है पश्चिमी राजस्थान के जिले आते हैं, जिसमें बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालोर। ये जिले शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में आते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से रोहिड़ा, खेजड़ी, डोकला, बेर, बबूल, केर, नीम ये वन आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं। देखिए, राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं इस नाम से भी आपका रीट के सिलेबस में एक टॉपिक है वो मेंशन कर रखा है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो उसमें कौन सा आपका राज्य वृक्ष है, कौन सा राज्य पशु है, कौन सा राज्य खेल है, आपका राज्य गीत कौन सा है, ये आपके प्रतीक चिन्ह इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो आपका खेजड़ी है, इसी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोइडा है। सेवण घास कहाँ पर पाई जाती है, तो जैसलमेर जिले में सेवण घास पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिलों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी कि दक्षिणी राजस्थान और जो पूर्वी राजस्थान का आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो सागवान है, बरगद है, तेंदू है, सालर है, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम ये जो पेड़ है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये
पहाड़ों में ऊंचाई वाले जो भाग हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और सदाबहार वन कौन से होते हैं? तो अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन जो हैं वो सदाबहार वन होते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 4 बाघ परियोजनाएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका भरतपुर जिले में है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में मुख्य प्रजाति पाई जाती है, तो साइबेरियन क्रेन यानी कि सारस पाया जाता है। बगुला, बया, कोयल, बटेर ये पक्षी केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में देखने को मिलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए फेमस है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो बाघ पाया जाता है, भालू, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ ये मुख्य रूप से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, अभ्यारण्य शब्द का मतलब होता है भय मुक्त वन या भय मुक्त वातावरण। राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर की बॉर्डर के ऊपर स्थित है, लेकिन अधिकांश जो भाग है वो इसका जैसलमेर में है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिए हुए हों तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ही आपको सही मानना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? गोडावण, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं। केलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर और करौली जिले में है। केलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये राजसमंद, पाली और उदयपुर में विस्तृत है। फुलवारी की नाल, तो फुलवारी की नाल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका उदयपुर जिले में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये आपका अलवर जिले में है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में फैला हुआ है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में है। और अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों भी दिए हुए हों यानी 3-3 के जोड़े में अगर आपको दिए हुए हों तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य विस्तृत है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये आपका सिरोही जिले में है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका जयपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में फैला हुआ है। जवार सागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। बंद बारेठा तो ये भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये चित्तौड़गढ़ में है। सवाईमान सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य यह आपका धौलपुर जिले में स्थित है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये जिलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये जयपुर में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये बारां में है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य ये चूरू में है। राजस्थान में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल हैं? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर और मुकुंदरा हिल्स, कोटा झालावाड़ ये आपके बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल हैं। राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल यानी नम भूमि क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील जयपुर ये आपकी वेटलैंड यानी कि नम भूमि क्षेत्र में शामिल हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? तो सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो इसके कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में फिलहाल 10% भाग पर ही वन है। राजस्थान राज्य की वन नीति कब घोषणा की गई थी? तो 2010 में राजस्थान राज्य की वन नीति की घोषणा की गई थी। वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया था कि संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वनाच्छादित करना है, लेकिन वर्तमान में 10% भाग ही वनाच्छादित है। काजरी कहाँ पर स्थित है? यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में है। और आफरी यानी कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये भी आपका जोधपुर जिले में स्थित है। खेजड़ली जो कांड है वो कब हुआ था? तो ये 12 सितंबर 1730 में हुआ था जोधपुर में। उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? जवाहर सिंह थे। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री और पुरुषों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था?
तो टोटल 363 पुरुष थे, जिनमें से 294 महिलाएं और 69 पुरुष इसमें शामिल थे। यानी कि देखिए 294 पुरुष और 69 महिलाएं, सॉरी मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, 294 पुरुष और 69 महिलाएं, यानी कि टोटल 363 जो व्यक्ति हैं वो इसमें शहीद हुए थे। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में बढ़ता है। अब देखिए बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है? तो जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसको अपन अधात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको ऊर्जा खनिज कहते हैं। राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है? यानी कि 100% जो खनन है वो आपका राजस्थान में होता है। तो वोलेस्टोनाइट है, जॉस्पर है, सीसा जस्ता है, ये जो खनिज हैं उनका राजस्थान में एकाधिकार है। राजस्थान में कहाँ पर जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? तो देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। देखिए जस्ता शोधक संयंत्र है वो तो देवारी उदयपुर में है और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में सीसा जस्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन ये खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और सीकर जिले में होता है। लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, सीकर और झुंझुनू में होता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर और राजसमंद में होता है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में होता है। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अभ्रक का उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? तो भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर, यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन सिरोही और अजमेर में होता है। वो खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है तो वो है आपका वोलेस्टोनाइट। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट के लिए किया जाता है तो अभ्रक का उपयोग किया जाता है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा, यहाँ पर संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर जो कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है, यह सीमेंट बनाने के लिए उपयोगी खनिज का कार्य करता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ग्रेनाइट का उत्पादक जिला जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही। ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। जबकि गैर परंपरागत साधन की बात करें तो परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कोयले का उत्पादन कहाँ से होता है? तो पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, यहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये गंगानगर के सूरतगढ़ में स्थित है। छाबड़ा जो कि बारां में है विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है? तो ये कोयले के ऊपर आधारित है, छबड़ा बारां विद्युत संयंत्र। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं? राजस्थान में खनिज तेल के भंडार जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर बेसिन में पाए गए हैं। राजस्थान में गैस के भंडार कहाँ पर हैं? तो गोठारू, कमलीताल, तन्नोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला, यहाँ पर गैस के भंडार पाए गए हैं। खनिज तेल तो सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा एग्जाम में पुटअप किया जाएगा कि निम्न में से कौन सा खनिज तेल खनन क्षेत्र नहीं है। वहाँ पर सादेवाला, बागेवाला, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर एक दिया हुआ होगा और एक इनमें से होगा गोटारू, तन्नोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, एक इनमें से आपको देकर पूछ सकता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो इसी तरीके से होगा, वरना आपको सुमेलित करने वालों में से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। यहाँ पर सादेवाला का संबंध किस, या जैसलमेर से या फिर बीकानेर से या फिर बाड़मेर से, इस तरीके से आपको ये सुमेलित करने वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसलमेर का रामगढ़ और बारा जो अंता बारा है वहाँ पर विद्युत ग्रह किस पर आधारित है? तो ये गैस पर आधारित है। जैसलमेर में रामगढ़ और अंता बारा विद्युत ग्रह ये गैस पर आधारित है।
राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो यह तारापुर महाराष्ट्र में बना हुआ है। अब देखिए बात करते हैं चैप्टर तीसरा, कृषि एवं सिंचाई। तो खाद्यान्न फसल कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दाल, ये आपकी खाद्यान्न फसलें हैं। व्यापारिक फसलें या जो नकदी फसलों की बात करें तो गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, तिलहन, ये आपकी व्यापारिक फसलें हैं। मक्का कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मेवाड़ का भोजन है। प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये मक्का उत्पादक क्षेत्र है। किस फसल के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर है? तो बाजरा के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुओं और नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। वाटरमैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथा चैप्टर का नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल है वो आपकी 7वीं क्लास की बुक में नहीं दे रखी है। जैसे जैसे अपन आगे की कक्षा में चलेंगे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो वहाँ पर इसका जो विस्तार है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी 7वीं कक्षा की बुक में आपको चौथा चैप्टर में जितना मैटर आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से दे रखा है उतना ही अपन यहाँ पर बात करेंगे। जैसे ही अपन आगे की बुक का अध्ययन करेंगे तो उसमें यहाँ से डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। देखिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? तो जोधपुर में है। राजस्थान में धनिया और मेथी के लिए सबसे प्रसिद्ध जो मंडी है वो रामगंज मंडी कोटा में है। सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य के ऊपर खरीदती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको अपन MSP के नाम से जानते हैं, ये किसानों से सरकार खरीदती है। 5वां जो चैप्टर है वो आपका राजस्थान में व्यापार है। तो राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? तो देखिए द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर, अजमेर में राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो ब्यावर, अजमेर में 1889 में स्थापना की गई थी। वस्त्र नगरी के नाम से या राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अपन भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का सूती वस्त्र के मामले में दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र के बाद में राजस्थान में कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा जो उद्योग है वो आपका चीनी उद्योग है। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष 2019 में किया गया है। ये जो कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है ये आपकी राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें भी शामिल होती है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। वर्ष 2019 में ये शुरू हुई थी। तो देखिए दोस्तों, आपकी हमारा राजस्थान में जो कक्षा 7 है उसमें पहले से लेकर जो 5वां चैप्टर है उसकी बात अपन इस वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10th तक अपन कंप्लीट बात करेंगे और 7वीं कक्षा की जो बुक है वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये बुक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पुटअप होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।